हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सी.एस. मिश्रा आपके सामने AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस यूनिट 1 लेक्चर नंबर 2 एंड आपको मैं लेक्चर 2 में जो है सोलर एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में, तो आप लोग हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि जो भी हम मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम से पहले और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस पूरा एग्ज़ाम से पहले पढ़ें और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो पॉइंट है वेरियस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वेरियस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फर्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज ए clean and cheap available renewable energy, and it is also the most important of the non-conventional source of energy. Then, because it is non-polluting and therefore help in decreasing the greenhouse effect. दोस्तों, सेकेंड है सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड। हम लोग सोलर एनर्जी का यूज कैसे करते हैं? तो आपको पता है कि डायरेक्ट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी बाई फोटोवोल्टाइक, डायरेक्ट हम फोटोवोल्टाइक से लगाकर इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। एंड बाय डायरेक्ट कन्वर्जन टू अ फ्यूल बाई फोटोसिंथेसिस। एंड थर्ड पॉइंट है बायो कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी वाया थर्मो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। एंड आप फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द सन रिलीज द enormous amount of energy due to continuous fusion reaction taking place inside the sun. And fourth point है the sun send out the energy in the form of radiation at the rate, तो इसकी जो रेट है वो 3.7 into 10 की पावर 20 मेगावाट। तो the sun send out the energy in the form of radiation at the rate of 3.7 into 10 की पावर 20 मेगावाट। एंड ये है आपका सोलर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सन है, बीच में आप देख पा रहे होंगे क्या है सन। सन से हमें क्या प्राप्त होगा? हम सोलर पैनल लगाकर फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सन के एनर्जी से ही हम बायोमास, एंड सन से ही बायोफ्यूल्स, एंड सन से ही हाइड्रो, एंड सन से ही विंड, एंड सन से ही आप देखिए मून को भी एनर्जी मिलती है, और देन टाइडल एनर्जी। तो सन से ही हमारा टाइडल एनर्जी एंड ओशियन वेव, ये हमारा क्या है? अर्थ हो गया, एंड जियोथर्मल। तो हमारा जो अर्थ से है, हाउएवर द एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ इज अबाउट 1.85 into 10 की पावर 11 मेगावाट। नोट कर लें। देन 6 पॉइंट द एनर्जी अवेलेबल इज several times more than all the energy produced and the consumed in the world. आपको पता है कि इंडिया इस समय सोलर पे सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है। वन नेशन वन ग्रिड पे भी वर्क हो रहे हैं, जिससे अभी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इस समय सोलर पे ही फोकस किया जा रहा है।
क्योंकि आपको पता है कि सोलर एनर्जी हमारी ऐसी एनर्जी है कि हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। ये कभी ख़त्म ना होने वाले हमारे सोर्स हैं। इसकी सोलर एनर्जी की जो मेरिट्स है यानी कि एडवांटेज जो हैं, मेरिट एंड डिमेरिट्स देख लेते हैं। पहला नंबर, सोलर एनर्जी नॉइजलेस है, ऑपरेशन है। एंड सेकेंड है लेस स्पेस ऑन फ्लोर as there is no need of storage and cheaper initial cost and no need containers the store the fuel. And demerits इसके disadvantage, solar equipment fail to work in night and large space is required for the collection of solar energy at the useful rate. आते हैं बायोमास पर। हम लोग बायोमास को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बायोमास में देखेंगे ये पॉइंट नंबर बी देखिए, ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कवर इनटू द ऑर्गेनिक मैटर. The organic matter is known as biomass. And second point देखिएगा, नोट करिए, wood, charcoal, agriculture waste products is bioenergy after burning, and cow dung, grab bags are empirically decoupled of the abundant the energy. And इसके जो डिमेरिट्स हैं, कॉस्ट of obtained bioenergy through the lesser the cost of obtained energy of fossil fuel. And आते हैं फोर्थ नंबर पर, देखते हैं सेकेंड पॉइंट देखेंगे, प्लांट इंश्योर continuous supply of energy due to the continuous growth. And third point, growth of biomass consumer more CO2 than is released during biomass, beside producing the atmosphere purifying oxygen as byproduct of the photosynthesis process. Demerits क्या है इसके, accumulation of water in the pipeline and need remove it periodic interval, inefficient designing of gas appliance. And हाइड्रो एनर्जी देखते हैं दोस्तों। हाइड्रो एनर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिकली जो मैंने इसमें टॉपिक लिया है वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप हाइड्रो एनर्जी के बारे में देख सकते हैं। इट इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस विच इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम वाटर फ्लो, फॉलिंग वाटर फ्रॉम हाइट. एंड इसको एक डैम बनाते हैं और डैम में पानी स्टोर करते हैं, हाइड्रो स्टोर करते हैं, नीचे गिराते हैं और टरबाइन को रोटेट कराते हैं. तो वाटर स्टोर बिहाइंड डैम एंड एट हाइट has a lot potential energy which is converted into mechanical, और उसको जब हमारी टरबाइन रोटेट करती है तो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में. एंड मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. द वाटर इज रिलीज्ड gradually and is allowed to fall under the gravitational force and drive which rotate hydraulic turbine. हाइड्रोलिक टरबाइन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा रोटेट कराते हैं. एंड 5 नंबर देखिएगा, द जनरेटर अटैच्ड विथ टरबाइन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. और अल्टरनेटर या जनरेटर लगाकर हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन से अटैच करते हैं और प्रोड्यूस कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी. देन आते हैं 5 नंबर पर. तो इसके आप लोग डिमेरिट्स देख लीजिएगा एंड मेरिट्स भी देख लीजिएगा. देन टाइडल एनर्जी भी. एंड टाइडल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पुली बाय सन
and moon result in the tides. This type of energy can be harnessed by constructing the tidal barrage. Energy can be harnessed from high as well from low tides. Then its merits very less area is required because they are no bias on bias. It is free from pollution. It does not use any fuel. It does not produce any unhealthy waste like gases, ice, refuse, etc. एंड आते हैं 6 नंबर पर एंड जियोथर्मल. दोस्तों, द एनर्जी हार्डनेस फ्रॉम द हॉट रॉक्स present inside the earth is called a geothermal energy, and there is increase in the temperature of the earth with increasing depth below the surface. And थर्ड पॉइंट देखिए आप, द फ्यूजन ऑफ radioactive material naturally occurring in the rock increase the temperature of the earth as we move down from the earth's surface. तो दोस्तों, दिस हॉट स्टीम इज यूज्ड, इनके हॉट स्टीम को यूज करके ऑपरेट टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जो इसकी भाप बनती है उससे जो हॉट स्टीम होती है एंड यूज्ड ऑपरेट टरबाइन को रोटेट करने में यूज करते हैं एंड जनरेटर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं. मेरिट्स, इट इज चीप एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. जियोथर्मल प्लांट रिक्वायर लिटिल लैंड एरिया. एंड आते हैं 7 नंबर पर, हाइड्रो एनर्जी. हाइड्रो एनर्जी के बारे में देख लीजिए. हाइड्रो एनर्जी इज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी. It is non-conventional energy resource. It is non-conventional energy resources. Hydrogen energy has tremendous potential because it can be produced from water which available in nature, and it gives the radiant energy which sustains the life on the earth. It can also be obtained from fossil fuels. Advantage, hydro energy has very high energy content. Its burning is non-polluting. Disadvantage, it is highly flammable. And आते हैं 8 नंबर पर, it's very important and classification of block diagram. The various source of energy resource are in the block diagram. ये ब्लॉक डायग्राम है. अगर आप एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम भी बनाते हैं तो इस पे भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा. तो फर्स्ट है कोल, सेकेंड है ऑयल, थर्ड है नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एंड हाइड्रो. आते हैं 9 नंबर पर. अब देख लेते हैं कन्वेंशनल यानी एनर्जी सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज एक्सट्रैक्टेबल, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ वंस दे आर यूज्ड. जो दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं वो एनर्जी कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस etc. ये सब कभी ना कभी क्या होंगे, ख़त्म होने के कगार पर हैं. थर्ड पॉइंट आइए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी. दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर inexhaustible, can be used to produce energy again and again. Example, sun, water, animal dung, agro waste etc. Fossil fuel as conventional energy source. Some of the fossil fuels are discussed below. Coal energy. दोस्तों, coal energy is a conventional energy sources. It is formed due to degradation of tree and plant burned under the layer of slag.
इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो दोस्तों आपको पता है कि वर्षों पहले जो ट्रीज, जो पेड़ पौधे थे, वो हमारे अर्थ के नीचे दबे होने के कारण उसके हीट से कोल के फॉर्म में परिवर्तित हो गए हैं। कोल इज फाउंड झारखंड, पुई MP, बिहार। आपको पता है झारखंड, मध्य प्रदेश और यूपी एंड बिहार, धनबाद जैसे एरिया में कोल की सबसे ज़्यादा मात्राएं पाई जाती हैं। तो कोल का जो यूज़ करते हैं, कोल इज यूज जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी पावर। सबसे ज़्यादा कोल हम यूज कर रहे हैं। पावर प्लांट यूज कोल फॉर हीटिंग द वाटर टू जनरेट स्टीम, एंड स्टीम प्राप्त करते हैं विच रन्स द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोयले को जलाकर हम उसके स्टीम से रन कराते हैं टरबाइन को, और इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर लगाकर, अल्टरनेटर लगाकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। वेरियस इंडस्ट्री यूज हीट ऑब्टेन फ्रॉम कोल इन मार्केटिंग, कोल इन मेकिंग प्लास्टिक, ट्रे, सिंथेटिक फाइबर etc। एंड आते हैं लास्ट, देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस फ्रॉम बाई decomposition of dead animal and plant buried under the earth. It is mainly composed of methane CH4 with a small amount propane and ethane. एंड प्रोपेन एंड एथेन भी अगर निकाल लेते तो हमें LPG प्राप्त हो जाती है, इससे पेट्रोलियम ट्रेन्स। यूज ऑफ नेचुरल गैस, इट इज यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। आपको पता है नेचुरल गैस हमारी इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं। इट इज आल्सो यूज द थर्मल पावर प्लांट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये हमारा लास्ट यूनिट था, एंड मैं अब आपको अगला नेक्स्ट यूनिट लेकर आऊँगा। तो आप हमारे वीडियो से आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक्स या क्वांटम सीरीज जैसे आपके पास सेवा उपलब्ध नहीं है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को देख सकते हैं, और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा। थैंक यू।